हाँ तो दोस्तों, हमारा थर्ड राइट कौन सा है? थर्ड जो मेजर राइट्स हैं सिक्स में से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24 इसको कवर करते हैं। आर्टिकल 23 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो क्या है? ट्रैफिक मतलब तस्करी आदमियों की करनी और फोर्स्ड लेबर करवाना। फोर्स्ड लेबर का बेसिक मीनिंग क्या है कि ऐसी कोई भी लेबर करवाना जिसमें कि जो रेम्यूनरेशन है, मतलब जो सैलरी है, वो लेस देन मिनिमम हो तो फोर्स्ड लेबर हो जाएगा। लेस देन मिनिमम वेज जो डिफाइंड है उससे कम हो, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस लगा दें, जैसे कि पहले होता था कि कोई कर्ज दे देते थे कि जनरेशन्स तक लोग, उसके परिवार के लोग फिर उसके लिए काम ही करते रहते थे। तो ये सब है फोर्स्ड लेबर का पार्ट। और ट्रैफिकिंग, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, तस्करी होती है, लड़कियों की तस्करी होती है, ये सब प्रोस्टिट्यूशन वगैरह के लिए। तो ये है इसका मेन क्रक्स। तो क्या है? प्रोहिबिशन ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, मैन वुमेन चिल्ड्रन, कोई भी हो चीज। इसके साथ साथ जो ध्यान रखना जो है, देवदासी सिस्टम। देवदासी सिस्टम क्या है? देवदासी पहले क्या होता था, मंदिरों में लोग अपने बच्चों को दान दे देते थे। तो वैसे ही लड़कियों को भी जो दान देते थे तो मंदिर में देवदासी का काम करते थे, जो डांस वगैरह वो सब करती थी। तो देवदासी सिस्टम को बैन कर दिया गया था इसमें स्पेसिफिकली। स्लेवरी बैन है, प्रोस्टिट्यूशन। वैसे स्लेवरी कब अपन ने पहले डिस्कस की थी, आगे आएगा हिस्ट्री में जब दोबारा पढ़ेंगे अपन। स्लेवरी कौन से एक्ट, कब इंडिया में कब वो हुई थी? कमेंट करके बताओ आप, इंडिया में कब बैन किया गया था स्लेवरी को? तो ये था, स्लेवरी अबॉलिश की गई थी 1843 में इंडिया में। कौन, किससे? इंडियन स्लेवरी एक्ट। कौन था उस टाइम गवर्नर जनरल? लॉर्ड एलन। इसके लिए जो गवर्नमेंट ने लॉ, जो मतलब एक्ट पास किया तो था इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। इसके साथ साथ है बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर क्या होता था कि मतलब कोई भी ऐसे कंडीशन स्पेसिफिकली कर दें जिसकी वजह से कि इंसान बंध जाए वहां काम करने के लिए। जैसे बता ना कि अगर एक बार किसी को कर्ज दे दिया तो फिर उसकी जनरेशन तक आपके लिए काम करेंगे। फोर्स्ड लेबर ये है कि जैसे पहले बेगार होती थी, राजा महाराजा थे, फोर्स्ड लेबर या बेगार, उसमें बेगार तो क्या होता था, पूरी तरह अनपेड होती थी। फोर्स्ड क्या होता था कि आप पे कंडीशंस लगा देंगे, आपको मजबूर कर देंगे, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन या कोई भी ऐसी हुई कि आपकी मजबूरी में आपसे काम कराना, फोर्स्ड लेबर है। फोर्स्ड लेबर क्या भी है कि कोई गरीब है, मान ले मजदूर, जिसके पास खाने पीने के पैसे नहीं है, तो ये नहीं है कि उससे काम कराएं तो उसको बिल्कुल ही कम पैसे दे दें। मिनिमम वेज से कम अगर आप किसी को दे रहे हो, इसके लिए मिनिमम वेज कैसे डिसाइड करेंगे अपन? तो इसके लिए सरकार ने मिनिमम वेज एक्ट बनाया था। मिनिमम वेज एक्ट बनाया था कब? 1948 में, जिसमें बार बार थोड़े चेंज होते रहते हैं। इसमें सैलरी डिसाइडेड है। हाँ, इसमें एक्सेप्शन है, जैसे हर में एक्सेप्शन होता है, इसमें ऐसे एक्सेप्शन है। वरना ना इंडिविजुअल एज वेल एज स्टेट के खिलाफ लागू है, क्योंकि फोर्स्ड लेबर वगैरह ट्रैफिक कौन करता है? ट्रैफिकिंग इंडिविजुअल करते हैं, ये स्टेट, दोनों के खिलाफ लागू है। लेकिन एक्सेप्शन है कि स्टेट पब्लिक इंटरेस्ट है, मान लें कि कोई ऐसी कंडीशन अराइज हो जाती है तो कंपलसरी सर्विस ले सकता है, और उसके लिए स्टेट पे वेज पे करे ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि किसी कास्ट के, पर्टिकुलर एक कास्ट के लोगों को बुलाया, रिलीजन या रेस, क्लास। इसमें यूनिफॉर्म होना चाहिए कि सबको बुलाया जाएगा। उसके बाद अब हम देखते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 किस चीज से रिलेटेड है? बच्चों को अपन जो काम करवाते हैं उससे रोकने के लिए। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। इसके लिए क्या है कि 14 साल से कम का कोई भी जो बच्चा है वो किसी भी फैक्ट्री, माइन, किसी भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं कर सकता। यानी फैक्ट्री और माइन और एंगेज्ड इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। किस चीज़ में सिर्फ हेल्प कर सकता है? फैमिली बिजनेस में और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो अपन देखते हैं टीवी वगैरह पे आते रहते हैं। लेकिन इन सब के लिए भी कंडीशन क्या है कि ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसकी जो एजुकेशन है वो हैम्पर नहीं हो रही है, और वो सिर्फ कुछ घंटे के लिए ही काम कर रहा है, ना कि रेगुलर टाइम पे पूरे दिन इसी पे काम कर रहा है और उसकी एजुकेशन हैम्पर हो रही है। क्योंकि अपन ने आर्टिकल 21A के तहत 14 साल तक के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन कर रखा है।
इसलिए ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि उसकी एजुकेशन हैम्पर नहीं हो रही है। और फैमिली बिजनेस मतलब कोई घर का अपना काम हो तो उसमें आप स्कूल आवर्स के बाद में हेल्प कर सकते हो। जो 14 से 18 साल के हैं वो हजारडेस में तो एम्प्लॉयमेंट के लिए बैन है, प्रोहिबिट किया हुआ है, लेकिन बाकी जगह वो काम कर सकते हैं, लेकिन वर्किंग आवर्स फिक्स रहेंगे और बीच में ब्रेक रहेगा 3 घंटे के बाद। तो ये सब एडोलेस तो दो में डिवाइड कर दे, किस किस के लिए आर्टिकल 24, चाइल्ड एज वेल एज एडोलेसेंट। तो अगर ये आ जाएगा आर्टिकल 24 के हिसाब से, मतलब जो चाइल्ड है तो चिल्ड्रन की एज कितनी साल डिफाइन है, तो चिल्ड्रन कितने तक को मानते हैं, 14 ईयर्स तक के। 14 से 18 वाले एडोलेसेंट कहलाते हैं। अब हम हमारे तीसरे राइट पे चलते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 25 से 28 है, जो हमारा जो सेकुलर शब्द जुड़ा है, जो हमने बाद में अमेंडमेंट से जोड़ा था प्रियम्बल में, लेकिन ऑलरेडी उसकी सारी डिटेल कहाँ पे मौजूद थी, हमारे आर्टिकल 25 से 28 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर रखा था, बस एक्सप्लिसिटली हमने प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा था। सबसे पहले आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब आप कॉन्साइंस मतलब क्या है कि आप खुद, ये है आपका पर्सनल रिलीजन से, कि मतलब आप अंदर अपने हिसाब से अपने घर के अंदर या अपने पर्सनल बाउंड्रीज में या अपने खुद के शरीर के अंदर आप कैसे महसूस करना चाहते हो, भगवान से क्या रिलेशन चाहते हो, उसके लिए आप पूर्णतः आज़ाद हो। फ्री प्रोफेस मतलब आप बाहर कैसे अपने, मतलब अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, अपने रिलीजन को कैसे, कि आप जिस माला पहनते हो, टोपी पहनते हो, कुछ भी करते हो, सब दिखाने के लिए आपको आज़ादी है। प्रैक्टिस, आप अपनी पूजा पाठ या फिर नमाज या जो चीज़ कर रहे हो उन सब की आपको पूर्णतः आज़ादी है। इसके साथ साथ आपको अपना धर्म दूसरे लोगों को बताना, प्रोपगेट करना, समझाना, उसकी आज़ादी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कन्वर्जन है की आज़ादी है, ये याद रखना। क्या है, विशेषकर फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपनी मर्जी से करता है, आप अपना धर्म उसको बताते हैं, वो अलाउ है, लेकिन फोर्स नहीं होना चाहिए कन्वर्जन। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसके अंदर। इसके साथ जैसे प्रोफेस का एक सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, जैसे सिख्स हैं, उनको तो कृपाण है वो कैरी करने की आज़ादी है। जो सिख हैं वो अपने मतलब जो वियर कर सकते, कृपाण मतलब आपको ऐसा लगेगा हथियार के तौर पे है, लेकिन कृपाण की आज़ादी किसको है, ये कौन सा आर्टिकल देता है अपना, आर्टिकल 25। रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है इस पे, पब्लिक ऑर्डर, कि आपके धर्म की आप प्रोफेस करो, प्रैक्टिस करो, प्रोपोगेट करो, इन किसी भी वजह से पब्लिक ऑर्डर नहीं होना चाहिए दोस्त। इसीलिए कई बार जो रैलियां निकलती हैं या फिर कुछ और है प्रोपोगेशन के लिए, उनको बैन कर सकते हो, कि अगर वो पब्लिक ऑर्डर को हार्म करने की कोशिश हुई। मोरालिटी मतलब कोई भी आपके धर्म की कोई भी बात हो, प्रोफेशन, प्रैक्टिस वगैरह कोई भी चीज़ कर रहे हो, वो मोरल ग्राउंड्स पे सही होनी चाहिए, वो मोरालिटी के हिसाब से जज की जाएगी। अगर वो इमोरल है, जो अपन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बोलते हैं इसको, जैसे जब अपना ट्रिपल तलाक केस था, सुना होगा ना आपने, ट्रिपल तलाक केस, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 2017 में, जिससे ट्रिपल तलाक को बैन किया था। या फिर सबरीमाला केस था 2018 में, जिसमें वुमेन जो मेंस्ट्रुएटिंग एज की वुमेन्स हैं, उनको सबरीमाला टेम्पल में एंट्री दी थी। तो इन दोनों केसों में क्या था, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट कर रहे थे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अपनी क्या है, इक्वलिटी की बात करते थे, तो उसके अगेंस्ट जा रहे थे। इनको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, जबकि ये क्या थी, रिलीजियस बिलीफ थी। तो लेकिन फिर भी इनको, या फिर हेल्थ, अगर जैसे इस पे जो सबसे हेल्थ से रिलेटेड था वो था संलेखना। क्या होता था, क्या है, जैनिज्म में आप फास्ट अंटिल डेथ करते हो, लास्ट में जब आपके इस एज पे पहुंच जाते हो कब आपकी जिंदगी का। तो इसको 2015 में तभी क्या हुआ था, राजस्थान हाई कोर्ट था, उसने संलेखना को बैन कर दिया था, फिर उसके बाद विरोध हुआ था। तो अभी इसमें मैटर क्या है, अभी ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पे क्या लगा दिया था, जो हाई कोर्ट का जजमेंट था उस पर स्टे लगा दिया था। पर क्या है कि हेल्थ के ग्राउंड पे आप कर सकते हो। इसके साथ साथ क्या है, ये रिलीजियस जो प्रिंसिपल्स हैं
उनको अलाउ करता है। लेकिन अगर कोई उसमें क्या है, इसेंशियल होनी चाहिए जो प्रैक्टिस है, जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, इसमें एक गाइड टर्म लगा रखा है कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। इसी वजह से कई बार आप जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो अपने स्पीकर लगा के रखते हैं उन पे बैन लगाया था ना, हर धर्म के बाहर जो वो मंदिर है मस्जिद उनके बाहर जो बड़े बड़े स्पीकर रहते हैं उन पे बैन लगाया था। तो उन्होंने यही कंडीशन दी थी कि जो स्पीकर हैं इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है आपकी, ये अभी आप फॉलो कर रहे हो लेकिन एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है रिलीजन की। तो ये सारी छूट किसके लिए? एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसों के लिए है। ये अब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस अपने रेवरेंड स्टैनरिसिस और स्टेट ऑफ एमपी 1977 में इसका केस आया था जिसमें डिफाइन की गई थी। अपने को केस देखने की जरूरत नहीं है, पर बस ये याद रखो कि कौन सी प्रैक्टिस अलाउ है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इसमें इसके इस एक्ट के द्वारा अपनी बचाई हुई है, ना कि सब की सब रिलीजियस प्रैक्टिस। बाकी पे बैन लगा सकते हो, बाकी को कंट्रोल कर सकते हो आप, लेकिन उनके लिए पूरी फ्रीडम है। उस उसके बाद है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसके साथ साथ जो इसमें हिंदू है, आर्टिकल 25 के उपलक्ष्य में हिंदू है वो क्या भी इंक्लूड करता है? जैन, सिख और बुद्ध हैं, उनको भी हिंदू में ही इंक्लूड करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ये क्या है? आर्टिकल 25 क्या था? इंडिविजुअल को आजादी दे रहा था। क्या था? इंडिविजुअल को कॉन्साइंस, प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट, तो क्या है वो कर रहा था? इंडिविजुअल रिलीजन प्रोटेक्ट कर रहा था, इंडिविजुअल का रिलीजन प्रोटेक्ट कर रहा था। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर क्या है? इससे क्या होगा, अपन कलेक्टिव जो रिलीजन है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपन। कैसे? आप रिलीजियस डिनोमिनेशन बनाओ, आप कोई भी अपना इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश करो अपने रिलीजन को बचाने के लिए, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बनाओ या कुछ भी बनाओ, उन सब को बनाने की आज़ादी कौन देता है? आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 26 क्या करता है? जो कलेक्टिव है रिलीजन, मतलब जो आप मिलजुल के जो रिलीजन बचाना है वो कौन सा सिक्योर करता है? आर्टिकल 26। इंडिविजुअल का रिलीजन कौन सिक्योर करता है? 25। जैसे एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैव द राइट टू establish and maintain religious institution for religious and charitable purposes, manage its own affairs in matters of religion, own and acquire movable and immovable property, administration such property in accordance with laws। हाँ, लेकिन अपन जब देखते हैं कि अपने भाई मंदिर हैं कई बार उन पे गवर्नमेंट करती है, या फिर और भी कोई जैसे कोई अगर मस्जिद की कोई ट्रस्ट हुई तो उन पे भी गवर्नमेंट कई बार एक्शन लेती है। और जैसे अपने मंदिर में विशेषकर देखते होंगे कि जो सरकार है वो अपने अंडर ले लेती है, तो वो अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ले सकती है। क्यों? जैसे उसके फाइनेंशियल और बाकी अफेयर्स वो अपने अंदर ले सकती है। अपॉइंटमेंट उसमें जो अपने जो भाई पुजारी है उनका अपॉइंटमेंट वगैरह वो ले सकते हैं, क्योंकि सरकार के हिसाब से क्या है वो है सेकुलर प्रैक्टिस। और लेकिन जो मैनेज करना, मैनेजमेंट रिलीजियस अफेयर्स का मैनेजमेंट सरकार अपने अंदर नहीं ले सकती। उसमें अपॉइंट कर सकती है मतलब कि प्रीस्ट, लेकिन वो प्रीस्ट का जो मैनेजमेंट कर रहा है मंदिर का वो सरकार अपने अंदर नहीं लेती, बस एडमिनिस्ट्रेशन लेती है। रिलीजियस अफेयर्स कैसे मैनेज होंगे ये सिर्फ जो रिलीजियस लोग होते हैं वो ही डिसाइड करेंगे, ना कि सरकार डिसाइड करेगी। आर्टिकल 27 क्या है? ये फ्रीडम देता है टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब आप किसी एक एनी पर्टिकुलर रिलीजन, देख रहे हो इस वर्ड को गौर से करना, कि मतलब सरकार कोई ऐसा टैक्स नहीं लगा सकती जिससे कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई टैक्स नहीं लगा सकती। मत इसके साथ साथ इसका सेकंड मीनिंग ये भी है कि सरकार सिर्फ अपना जो टैक्स का पैसा किसी भी मत से जो अपना टैक्स कलेक्ट करती है सरकार, उसको किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए नहीं लगा सकती। लेकिन अपने जो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म की जो डेफिनेशन अपने अपने क्या है, सरकार अगर सरकार चाहती है तो सब जो रिलीजन है उनको प्रमोट करने के लिए सरकार पैसा खर्च कर सकती है। जैसे अपने हेल्थ सब्सिडी होती थी,
या आपने कई बार जो कॉरिडोर बनवा देते हैं, मंदिर का कॉरिडोर बनवा दिया, या ऐसा सब चीज़ होती है। ये क्या है, अगर इसमें इसमें एक ही कंडीशन है कि अगर सब धर्म को बराबर तरीके से हेल्प कर रहा है तो ये कर सकता है। ये इंश्योर करता है कि सरकार क्या नहीं करे, पैट्रोनाइज नहीं करे किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को, और किसी भी एक रिलीजन को इस हिसाब से प्रमोट नहीं करे कि वो स्टेट रिलीजन बन जाए। समझ रहे हो, ये कोशिश है कि सरकार किसी रिलीजन को, अपनी जो सेकुलरिज्म है उसका सबसे बड़ा एस्पेक्ट है ये कि सरकार किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को कुछ फेवर नहीं कर सकती, पैट्रोनाइज नहीं कर सकती, सपोर्ट नहीं कर सकती। अगर करना है तो सब रिलीजन को बराबर तरीके से करना पड़ेगा। अब है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये इस चीज़ से रिलेटेड है कि अपन स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे बच्चों को क्या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, उसको अटेंड करना जरूरी है या नहीं, क्या क्या गाइडलाइन है। तो सबसे पहले है कि अगर होली फंडेड बाय स्टेट है, मतलब सरकारी स्कूल है, तो उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते। आप कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते उसमें। हाँ, जैसे कहानियाँ पढ़ा सकते हो, भाई रामायण पढ़ा दी या कोई इस्लाम में से, कुरान में से कोई कहानी सुना दी, वो अलग चीज़ होती है। पर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते उन क्लास में आके अगर वो होली मेंटेन्ड बाय ए स्टेट फंड्स। प्राइवेट के लिए क्या है, ये प्राइवेट में क्या है कि स्कूल को अलाउ है, आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो लेकिन कंपलसरी नहीं कर सकते। प्राइवेट में आप कंपलसरी नहीं कर सकते किसी को भी जो आपकी स्कूल में है को अटेंड करे। वॉलंटरी हो सकता है कि उसकी मर्जी है तो अटेंड करेगा, नहीं मर्जी तो नहीं करेगा। फिर कुछ ऐसे होते हैं कि जो मतलब इंस्टीट्यूट है जिनको एडमिनिस्टर तो स्टेट कर रहा है लेकिन वो सेटअप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, मान लो मदरसा ही हो कि उन्होंने मदरसा है लेकिन स्टेट का जो बोर्ड है उससे वो ले रखा है, स्टेट बोर्ड से एफिलिएशन ले रखा है, तो उसमें यह है कि उसमें वो बच्चों को रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं क्योंकि वो क्या है, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो अब हम एक एक करके करें तो पहले में क्या था, इंडिविजुअल, भाई इंडिविजुअल का जो रिलीजन प्रोटेक्ट कर रहा था ना, आर्टिकल 25 कैसे, कॉन्साइंस, प्रोफेस, प्रोपोगेट, प्रैक्टिस, यही तो अलाउ कर रहा था। तो इंडिविजुअल कैसे करेगा, 26 क्या था फिर, रिलीजियस डिनोमिनेशन से था। उससे क्या हो रहा था, कलेक्टिव रिलीजन प्रमोट हो रहा था, कलेक्टिव रिलीजन सिक्योर हो रहा था, इंडिविजुअल सिक्योर रिलीजन कलेक्टिव। 27 में क्या था कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकता, टैक्स नहीं लगा सकता। इससे क्या हो रहा था, स्टेट बाउंड कर रहा था, स्टेट को बाउंड कर रहा था कि वो किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं कर सकता या पैट्रोनाइज नहीं कर सकता, मतलब सेकुलरिज्म को सिक्योर कर रहा था। आर्टिकल 28 में क्या है, ये कर रहा है कि अपने कोई जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है उनको लिमिट कर रहा है कि सिर्फ आपको चाहिए या नहीं चाहिए, कैसे चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो। स्टेट ये इंश्योर कर रहा है कि जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो भी एक पर्टिकुलर हिसाब से ही दिए जाए। 28 रिलीजन के एजुकेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारे मिलके हमारे लिए सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारा जो है। इसके बाद है हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 29 किससे रिलेटेड है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अब इसमें लिखा हुआ आता है माइनॉरिटीज, लेकिन इसको जब हम डिटेल में देखेंगे तो ये किसको करता है, कौन, एक तो दो टाइप की माइनॉरिटीज के लिए, कौन सी है, लिंग्विस्टिक एज वेल एज रिलीजियस। पर ये क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया शैल हैव राइट टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो वेरियस केसेस आए उसमें क्या कहा है कि इसकी जो लाइन है वो कहती है सिटीजन्स रिसाइडिंग, कि कहीं भी माइनॉरिटी की बात नहीं कर सकता। तो आप माइनॉरिटी हो या नहीं हो, अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट है या कल्चर है तो आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ भी इंस्टीट्यूशन वगैरह बना सकते हो, काम कर सकते हो, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर सकते हो, प्रोटेक्शन उसको मिल जाएगी। बस डिस्टिंक्ट होनी चाहिए क्या, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर। साथ साथ नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और लैंग्वेज, कास्ट और लैंग्वेज, कि किसी भी जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन
फंडेड इंस्टीट्यूशन है तो उसमें आपको एडमिशन से नहीं रोका जा सकता। ध्यान रखना इसका, कई बार आ जाएगा आर्टिकल 29 सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, पर इस एक तो दोनों चीजें लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, इसके साथ साथ कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन हो, बस उसकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हो तो उसको प्रमोट करने के लिए वो काम कर सकता है। इस एक और राइट को भी प्रमोट करता है। ये क्या करता है कि आप जो अपनी लैंग्वेज है उसके लिए एजिटेट कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, इलीगल नहीं होगा। साथ ही साथ जो आपके रिलीजियस लीडर हैं वो चुनाव में भी आपकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की ऐसी बातें कर सकते हैं। वो आरपीए 1951 है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, उसका ब्रीच नहीं माना जाएगा। अब है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 किस चीज से है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब माइनॉरिटीज को राइट है कि वो अपनी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं और खुद के हिसाब से उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। कौन कौन से टाइप की माइनॉरिटीज इसमें फिक्स है, ये सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है। किस किस बेसिस पे माइनॉरिटी डिसाइड होगी? या तो आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होने चाहिए या फिर आप क्या होना चाहिए? रिलीजियस माइनॉरिटी। All religions or language-based minorities have the right to establish and administer educational institutes। लेकिन क्या होना चाहिए? सिर्फ माइनॉरिटी होना चाहिए। तो आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं वो एस्टेब्लिश कर सकते हो। जैसे हमने जब आर्टिकल 16 और 15 पढ़ा था बेसिकली, तो जिसमें रिजर्वेशन दे रहे थे तो कौन एक्सक्लूडेड थे? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस एक्सक्लूडेड थे ना, जिनमें रिजर्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से एस्टेब्लिश होंगे और एडमिनिस्टर होंगे, इसलिए क्योंकि आर्टिकल 30 प्रोटेक्ट कर रहा था। इसलिए जो आर्टिकल 15 के अंदर जो हमने जब देखा था तो जो रिजर्वेशन का जो पॉलिसी थी उसमें इनको एक्सक्लूड किया गया था। इन ग्रांटिंग स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेज बाय माइनॉरिटी, कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, कि ऐसे नहीं है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन का एस्टेब्लिश कर रखा है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ने एस्टेब्लिश कर रखा, उसको दे दे, दूसरे को नहीं दे। अगर स्टेट फंड कर रहा है, एड दे रहा है, तो सबको देगा स्टेट एड। अब हम देखते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा जो राइट था ये क्या है? अब हट चुका है। अब इसको क्या है? अब ये लीगल राइट का स्टेटस है। राइट टू पहले क्या था? फंडामेंटल राइट था, अब लीगल राइट है। ये आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया गया है इसको। तो ये किससे हटा था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से इसको हटा दिया गया था। ये अब पार्ट 12 में चला गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, अलग से ये बन गया है लीगल राइट। हमारा 31 हटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 31A B C ये भी हटे हैं, ये अभी भी इनेक्ट है। 31A क्यों जोड़ा गया था? आर्टिकल 31 पहले राइट टू प्रॉपर्टी ही था। अपन ने देखा तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या जोड़ा था अपने? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 9th शेड्यूल। क्यों जोड़ा था? अपन लैंड रिफॉर्म ला रहे थे, जमींदारी को अबोलिश कर रहे थे, तो उन सब से कोर्ट में पंगा नहीं हो इसलिए लाए थे। इसमें क्या था कि स्टेट कैन एक्वायर एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, नेशनलाइज ऑल टाइप ऑफ प्राइवेट बिजनेस। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वरना फंडामेंटल राइट था, तो स्टेट को भी प्रॉपर्टी एक्वायर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती, इसलिए 31A लाया था जो इंश्योर करता है। जो अपना एक्विजिशन है, लैंड एक्विजिशन करते हैं, जब कोई भी फैक्ट्री आती है, रोड बनता है, वो सब कौन मेन इंश्योर करता है? 31A। कंपनसेशन अमाउंट क्या है? कि कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। इसीलिए तो मनमानी होती है और लोगों को मतलब काफ़ी बार बहुत कम कंपनसेशन मिलता है। कुछ कुछ जगह तो क्या होता है, लोग जाम करके या धरना दे के बढ़वा लेते हैं। कोर्ट के थ्रू नहीं बढ़ सकते, कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा इसमें। डिसाइड कौन करेगी? सिर्फ सरकार करेगी। और 9th शेड्यूल में अपन ने क्या देखा? 9th शेड्यूल को हमने बताया था ना एक प्रकार से केस है। तो 9th शेड्यूल में कोई भी चीज़ रखी हुई है वो कैन नॉट बी जुडिशियली रिव्यूड। लेकिन अब इसका स्टेटस क्या है? 24 अप्रैल 1973 के बाद से केशवानंद भारती जजमेंट, केशवानंद भारती जजमेंट के बाद क्या है? अब अगर 9th शेड्यूल में भी 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई चीज़ रखी गई है तो वो अगर बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाती है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है।
अगर वो किसको वायोलेट कर रहा है तो बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन के। तो 31C है, ये क्या करता है, आर्टिकल 39B और 39C है। अपन आगे पढ़ेंगे 39B और 39C किस चीज से रिलेटेड है। 39B तो है कम्युनिटीज के जो रिसोर्सेस है उनके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, और 39C में क्या करता है कि अपन इकोनॉमिक सिस्टम है वो जो वेल्थ कंसंट्रेशन है उसको रोकने के लिए है। बाकी इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे डीपीएसपी। तो ये कहता है कि अगर 39B और 39C के ऑब्जेक्टिव्स को पार्लियामेंट इंप्लीमेंट करना चाहती है, और अगर आर्टिकल 14, 19 और 31 तो जैसा हट गया को अगर वो लेट करते हैं तो उस केस में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, लॉ डिक्लेयर नहीं होगा। इस पे फिर काफ़ी जजमेंट्स आए थे। बाकी जो बेसिक जो डिटेल्स हैं इसकी, ये वापिस से जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तो आपको जब ये आर्टिकल 39B और 39C अच्छे से पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा। तो ये कहता था कि इस लोग को क्या नहीं कर सकते, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकलों में से एक, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड। तो आर्टिकल 32 ने क्या इंश्योर किया था, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनका प्रोटेक्शन अपने आप में भी एक फंडामेंटल राइट है। कि फंडामेंटल राइट्स अगर कुछ हो जाता है, अगर ब्रीच हो जाते हैं तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधा। ये भी क्या है, अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट भी एक फंडामेंटल राइट क्यों है, ये क्यों किया था, जिससे कि फंडामेंटल राइट्स को हटाना काफी मुश्किल हो जाए। डॉक्टर BR अम्बेडकर के हिसाब से क्या था, सोल एंड हार्ट था आर्टिकल 32। इसको उनके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट था। उन्होंने क्या कहा था कि अगर इसको इसमें रख के हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारी स्पिरिट है, सोल है, हार्ट है, पूरा ये है, ये बचा के रखेगा पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको। इसमें आर्टिकल 32 क्या इंश्योर करता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वोलेट हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, सीधे के सीधे जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम अपना जो गारंटर या प्रोटेक्टर किसको माना गया फंडामेंटल राइट्स का, सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, 5 टाइप की रिट इश्यू कर सकता है। अब रिट इश्यू करने की पावर किस किस के पास होती है, तो रिट कौन कौन इश्यू कर सकता है, रिट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किसके अंदर, आर्टिकल 32 के अंदर, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंदर। लेकिन ऐसे अगर आपके क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसे रिट इश्यू कर सकते, नहीं। अगर पार्लियामेंट के पास पावर है, अगर पार्लियामेंट एम्पावर करे किसी और कोर्ट को तो वो भी कर सकता है रिट इश्यू। लेकिन अभी तक पार्लियामेंट ने किसी को एम्पावर नहीं कर रखा, तो अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट इश्यू करते हैं। लेकिन ये एक्सक्लूसिव राइट नहीं है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। अगर पार्लियामेंट चाहे तो और कोर्ट भी रिट इश्यू कर सकते हैं अगर उनको एम्पावर करे तो। साथ ही साथ एक आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में से जो रिट की पावर है वो किसकी ज्यादा बड़ी है। तो इसके लिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कौन से मैटर पर रिट इशू कर सकता है, जब आपका क्या वायलेशन हो रहा हो, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का। लेकिन हाई कोर्ट की पावर क्या है, उसका रिट ज्यूरिसडिक्शन बड़ा है लीगल बेसिस में। कैसे, हाई कोर्ट लीगल राइट्स हैं, उनके लिए भी रिट इशू कर सकता है। लेकिन अगर ऐसे पूछे कि रिट का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन किसका जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या है, पूरे इंडिया में। हाई कोर्ट का क्या है, पर्टिकुलर 1 या 2 स्टेट जितने में वो हाई कोर्ट जिसके लिए काम करता है, मान ले ज्यादातर एक के लिए जैसे, लेकिन पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट 2 स्टेट के लिए है, तो जितने में सिर्फ उसका ज्यूरिसडिक्शन है, जितने स्टेट पे सिर्फ उतने पे ही हाई कोर्ट का टेरिटोरियल। तो लीगल ज्यूरिसडिक्शन किसका बड़ा है रिट में, हाई कोर्ट का। और टेरिटोरियल तो सुप्रीम कोर्ट का होगा। ध्यान रखना, इन दोनों वर्ड पे गौर करना, एग्जाम में घुमा सकता है आपको एग्जामिनर जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो। अब हम एक एक करके देखते हैं जो 5 मेजर रिट है अपनी। हैबियस कॉर्पस, टू, इसका मतलब क्या है, ये लैटिन वर्ड, इसका लिटरल मतलब क्या है, टू हैव द बॉडी ऑफ। मतलब ये कब है, जब किसी को इलीगली डिटेन कर लिया, पुलिस ने कर लिया, किसी और इंसान ने कर लिया, कि जब उसकी बॉडी नहीं मिल रही, पता नहीं वो कहाँ है, तब ये, जब आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है कि टू हैव द बॉडी ऑफ, की फाइंड करो कहाँ है वो इंसान।
तो उसके लिए क्या होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, कोई भी इंडिविजुअल जा सकता है, उसका मतलब रिलेटिव या वगैरह को जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा फिर। लेकिन क्या है इसमें कंडीशन, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनली हेल्ड किया हुआ है तो हेबियस कॉर्पस नहीं लगेगी, कि भाई किसी को कानूनन अगर उठाया गया, पुलिस जेल में है, तो हेबियस कॉर्पस नहीं, ये तब है जैसे इलीगल डिटेंशन हो जाता है। ये किसके खिलाफ है, प्राइवेट गवर्नमेंट भी अगर इलीगल डिटेन कर लेती, या प्राइवेट पर्सन या कोई इंस्टीट्यूशन किसी को इलीगली डिटेन कर लेता है और उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर पता है पर इलीगल है डिटेंशन, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के अंदर, और वो हेबियस कॉर्पस की क्या रिट इशू करेगा, जिससे कि उसको प्रेजेंट किया जाना चाहिए कोर्ट के सामने, और पुलिस या जो भी एक्शन है वो लेगा इसके सामने। सबसे ज्यादा जो इस पे फेमस केस था वो तो कौन सा था, एडीएम जबलपुर केस था वर्सेस शिवकांत शुक्ला था, एडीएम जबलपुर के नाम से फेमस है। उसमें क्या हुआ था, इमरजेंसी के टाइम सबसे ज्यादा क्या हो रहे थे, इमरजेंसी के टाइम तो सबसे ज्यादा इलीगल डिटेंशन हो रहे थे, तो एडीएम जबलपुर केस में लोग कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने तब वहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 इंश्योर नहीं है हर कंडीशन में। इसकी वजह से क्या हुआ था, हेबियस कॉर्पस के इश्यू करने से मना कर दिया था। इसलिए जो एडीएम जबलपुर केस है उसको इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी हिस्ट्री का काला धब्बा कहा जाता है, क्योंकि हेबियस कॉर्पस की रिट इशू करने से मना कर दिया था जो इमरजेंसी में इलीगली डिटेन हुए थे उनके लिए। मैंडेमस में क्या है, सेकंड रिट है मैंडेमस, इसमें क्या है, वी कमांड। तो ये किसको कमांड करते हैं, पब्लिक ऑफिशियल को। तो ये किसके खिलाफ इशू किया जा सकता है, सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल को। किस लिए, क्या कहते हैं, अगर कोई अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहा, ऑफिशियल ड्यूटीज है ऑफिस की, अगर वो कोई नहीं कर रहा तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसको रिट इशू करता है, मैंडेमस की रिट इशू करता है कि आप जो काम नहीं करें, मतलब को जो इनएक्टिव था उसको क्या करता है, एक्टिव करता है कि ये काम करिए, ये आपका दायित्व, ये आपकी ऑफिशियल ड्यूटी है, उसको परफॉर्म करवाने के लिए इशू करता है। ये किसके खिलाफ इशू हो सकती है, किसी भी पब्लिक बॉडी या कॉरपोरेशन, मतलब आप ऑफिस में काम कर रहे हो सरकारी में या सरकारी के कॉरपोरेशन में काम कर रहे हो, सिर्फ उनके खिलाफ हो सकती है। प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं हो सकती। प्राइवेट को सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकता कि भाई तुम काम करो, प्राइवेट काम करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, उनकी मर्जी, उनका प्रॉफिट है, उनका लॉस है। लेकिन अगर कोई सरकारी ऑफिस में काम नहीं हो रहा उसके खिलाफ मैंडेमस की रिट इशू हो सकती है। लेकिन इसके एक्सेप्शन क्या है, ये प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं हो सकती, गवर्नर के खिलाफ नहीं हो सकती है। अभी हमने देखा था प्राइवेट कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है उसके खिलाफ ये नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है और उन पर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं। ये साथ साथ ये किसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसके खिलाफ नहीं हो सकती। अगर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है वो ब्रीच हुआ तो क्या होता है, आप वैसे कोर्ट जाते हो, फिर आप कोर्ट आपकी सुनवाई करेगा, ब्रीच हुआ है तो उस पर अलग से सजा होगी। लेकिन ये मैंडेमस के तहत नहीं आएगा कि ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को पास करवाना या एनफोर्स करवाना, ये आपका लीगल राइट है, वो लीगल बैटल आप अलग से लड़ोगे, ना ही ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के खिलाफ कर लगा सकते हैं मैंडेमस के रिट। प्रोहिबिशन क्या है, टू फॉरबिड। किसको फॉरबिड करते हैं, ये लोअर कोर्ट है या फिर ट्राइब्यूनल है उसको फॉरबिड करना है कि वो अपना ज्यूरिसडिक्शन है उसको ओवर पावर नहीं करे, या फिर मतलब जो उसके पास पावर है ही नहीं उसको इनगल्फ नहीं करे। इसमें क्या है, ये डिसीजन से पहले दी जाती है कि कोई लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल अपने ज्यूरिसडिक्शन ब्रीच करने वाला था उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ये रिट इशू करता है, जिससे कि वो लोअर कोर्ट से उस फैसले उसको जो है उसको रोकता है कि तुम इस पर कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो तुम यहाँ पे एक्टिव को इनएक्टिव करता है कि रुक जाओ, यहाँ पे तुम्हारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तुम इसको ब्रीच कर रहे हो और ब्रीच कर रहे हो तुम्हारे ज्यूरिसडिक्शन की, इसलिए उनको रोकता है। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे ओनली अगेंस्ट जुडिशियल अथॉरिटीज। जुडिशियल के साथ साथ इसमें क्वासी जुडिशियल भी है। क्वासी जुडिशियल जैसे अपन ट्राइब्यूनल है, अगर ट्राइब्यूनल भी अपना एरिया ब्रीच कर रहा है, अगर उससे पार जा रहा है अपने जो उसका जुरिस्डिक्शन है, तो उसके खिलाफ भी रिट इशू की जाएगी। लेकिन किसके खिलाफ अवेलेबल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के खिलाफ, लेजिस्लेटिव बॉडीज के खिलाफ। लेजिस्लेटिव बॉडीज के खिलाफ क्यों नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेचर और जुडिशरी अपने आप में क्या तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो वो एक दूसरे के जो नॉर्मल काम है उनमें इंटरफेयर नहीं करते। ना ये प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ है, क्योंकि प्राइवेट को कौन लगाएगा कि उसका क्या जुरिस्डिक्शन है क्या नहीं है। अगर वो कुछ इमोरल या इलीगल कर रहा है तो उसको अलग से सजा होगी, लेकिन प्रोहिबिशन की रेट उस पर नहीं लगेगी। सर्शियोरारी क्या है, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। सर्शियोरारी
और प्रोहिबिशन में क्या अंतर है? इसमें क्या होता है कि ये कब इशू होती है? जब जो कोर्ट है या जो ट्राइब्यूनल है वो ऑलरेडी ब्रीच कर गए, ज्यूरिसडिक्शन को ओवर रीच कर गए और उन्होंने फैसला दे दिया। इसमें क्या है, जब कोर्ट का ऑर्डर आ चुका होता है या ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ चुका होता है अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाके, तब ये रिट इश्यू होती है और ये आंसर क्या करते हैं कि उस फैसले को नल एंड वॉइड करते हैं, क्योंकि ये क्या था, ओवर रीच हो गया। तो सर्च्योरारी और प्रोहिबिशन में क्या अंतर है? ये फैसले से पहले इश्यू होती है, ये क्या होती है, जब डिसीजन आ चुका केस का उसके बाद इश्यू होती है। ध्यान रखना, ये कब होती है प्रोहिबिशन? फैसला आने से पहले। और सर्च्योरारी कब इश्यू होती है? फैसला आने के बाद इश्यू होती है। क्या कि फैसला दिया किसी ने तो ये उसको रोकने के लिए होती है, जो गलत फैसला आ गया कि ये केस आपके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर का था तो आप इसको नहीं दे सकते थे इस पे डिसीजन, तो उस डिसीजन को नल एंड वॉइड करने के लिए इश्यू होती है सर्च्योरारी। एक और डिफरेंस इसमें प्रोहिबिशन और सर्च्योरारी में वो क्या है? वो क्या हो सकती थी? प्रोहिबिशन एग्जीक्यूटिव डिसीजन के खिलाफ नहीं हो सकती थी, लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सर्च्योरारी की रिट है ये इश्यू कैन बी इशूड ऑल्सो अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव। लेकिन किसके खिलाफ इश्यू नहीं हो सकती? लेजिस्लेटिव बॉडीज और इंडिविजुअल। सिर्फ क्या अंतर प्रोहिबिशन और उसमें? प्रोहिबिशन कब होती है? डिसीजन से पहले, और सर्च्योरारी कब होती है? जब डिसीजन आ चुका है कोर्ट या ट्राइब्यूनल का। क्यू वारंटों में क्या है भाई? वाट अथॉरिटी और वारंट, ये किसके खिलाफ? किसी पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ होती है कि आप उस पोस्ट पे बैठे हो, आप किस अथॉरिटी से बैठे हो, क्या आप उस पोस्ट पे बैठने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फिलफिल करते भी हो या नहीं करते, ये इंश्योर करने के लिए कौन सी रिट इशू होती है? क्यू वारंट हो। ये किसके खिलाफ इश्यू हो सकती है? सिर्फ जिसको अपॉइंट किया गया था उस ऑफिस पे, ना कि किसके खिलाफ इश्यू होती है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी के खिलाफ। तो ये स्टेटमेंट में अगर आपको घुमाते तो जनरली क्या, क्यू वारंट बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, तो इससे खुद ये अगर इसको आप गौर करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा किसके खिलाफ इश्यू हो रही है। जो अपॉइंट है उसी के अथॉरिटी पूछ रहे हैं कि तुम इस ऑफिस में बैठे हो तो किस अथॉरिटी से बैठे हो, क्या आप लीगली बैठे हो क्या, ये इलीगली जो बैठा है उसके खिलाफ इश्यू होती है। तो लेकिन ये किसके खिलाफ इश्यू नहीं हो सकती? मिनिस्ट्रियल ऑफिस है या प्राइवेट ऑफिस है। प्राइवेट में कोई भी किसी भी अथॉरिटी से बैठा हो नहीं बैठा हो, प्राइवेट का अपना है। मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट किया गया, वो क्या अथॉरिटी है, वो डिसाइड करने का काम जो लेजिस्लेटिव है या जो एग्जीक्यूटिव बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर वगैरह, उनका काम है, ना कि किसका काम है? कोर्ट का काम है। आर्टिकल 33 किससे? अपने आर्म फोर्स वगैरह इन सब से रिलेटेड है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस। इसका मतलब क्या है कि बाय दिस पार्ट का मतलब क्या है? जो अपना पार्ट 3 है, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये मॉडिफाई करने का अधिकार किसको देता है? पार्लियामेंट को। इन वर्ड से क्या समझ में आ गया? अगर आर्टिकल 33 में सिर्फ किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास। क्या मॉडिफाई करने की पावर है? कि पार्ट 3 है, ये जो आर्म फोर्सेस हैं हमारी, ये जो पुलिस फोर्सेस हैं, जो मेंबर ऑफ अलग अलग फोर्सेस हैं, उनको पार्ट 3 कैसे लागू होगा, इसमें जो चेंजेस हैं वो करने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। वो रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है, किस लिए? जिससे कि डिसिप्लिन मेंटेन रहे। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गई आर्म फोर्सेस में, उनके एक्शंस वगैरह पे जो आज़ादियाँ सारी दे देगी, तो क्या होगा? डिसिप्लिन नहीं होगा, वर्किंग पूरी स्टाइल बिगड़ जाएगी। अगर उनको भी कॉरपोरेशन यूनियन ये सब बनाने की आज़ादी दे दी, धरने पे बैठने की आज़ादी दे दी, तो क्या होगा? तो पुलिस ही धरने पे बैठी है तो फिर कौन इंश्योर करेगा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो? तो इसलिए इन स्पेशल कंडीशन की वजह से मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, मेंबर ऑफ फोर्सेस चार्ज विद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, जैसे पुलिस है हमारी, सीआरपीएफ वगैरह है, वो इंटेलिजेंस, अगर इंटेलिजेंस के लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दी तो ऑफिशियल सीक्रेट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं बचेगी। अगर इंटेलिजेंस के लोग बाहर आके बोलने लग जाएंगे तो बहुत बड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा और हमारी जो सिक्योरिटी है इंडिया की पूरी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। या फिर जो लोग हैं, जो टेली कम्युनिकेशंस और जो सिस्टम है फोर्स ब्यूरो वगैरह के, उनके साथ जो लोग हैं वो उन पर भी लागू होती है कि जो फोर्स है या उनमें जो साथ में जो दूसरे एम्प्लॉयमेंट है उनके साथ जो अलाइड है उन पे भी ये लागू है। क्या इंश्योर करने के लिए स्मूथली हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं या अलग अलग हमारे जो पुलिस वगैरह हैं ये सब स्मूथ फंक्शनिंग कर सकें, इसलिए आर्टिकल 12 से 35 तक उन पे लागू नहीं होंगे। आर्टिकल 34 क्या है कि रेस्ट्रिक्शन और राइट्स कन्फर्ड वाइल मार्शल लॉ
इज इन फोर्स इन एनी एरिया। मार्शल लॉ क्या है? रूल बाय मिलिट्री। क्या कहीं पे मार्शल लॉ डिफाइन है एग्जैक्ट? नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है ये। मार्शल लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है। ये किस चीज पे रेस्ट्रिक्ट करता है? मार्शल लॉ का मतलब क्या है? रूल बाय आर्मी। तो इसमें जो सबसे मेजर काम है वो क्या होता है? जो ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? वो काम करना बंद कर देते हैं। और क्या आ जाता है इनकी जगह? क्या ले लेता है? मिलिट्री कोर्ट। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि मिलिट्री। लेकिन ये कब आएगा? जब बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन हो। डिफाइन नहीं है इसके लिए कि एग्जीक्यूटिव को कि क्या कंडीशन है तब एग्जीक्यूटिव कैसे लगा सकते मार्शल लॉ। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है। हाँ, ये कैसे लगता है? एक पार्ट पे लग सकते हैं एरिया में, या किसी जगह बड़ी जगह पे भी लग सकता है। ये कुछ एक्चुअल डिफाइन नहीं है। बस ये है कि रेस्ट्रिक्शंस हैं इंडिविजुअल के राइट्स पे, फंडामेंटल राइट्स पे बेसिकली हनन करता है। आर्टिकल 34 इंश्योर करता है जो मार्शल लॉ इन प्लेस है। सबसे बड़ी बात है कि आर्टिकल 35 क्या है? लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। ये क्या है कि ओनली पार्लियामेंट जो है ना, वो पार्ट 3 से रिलेटेड अगर कोई चीज है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ये एक्ट बना सकती है अगर वो मैटर रिलेटेड है। आर्टिकल 16 अंडर सब क्लोज 3, 32, 33, 34, या भी अपन ने देखे थे, इनमें लिखे हुए थे खुद में भी। 32 की क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड, जो सुप्रीम कोर्ट की पावर वैसे भी अगर कोई कर सकता है तो एक पर्टिकुलर स्टेट कर नहीं सकता। आर्टिकल 33 क्या हो गया? आर्टिकल 33 में हमारे लिखा हुआ है कि आर्म्ड फोर्सेस वगैरह के लिए क्या कौन सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है। आर्टिकल 34 किससे रिलेटेड है? मार्शल लॉ से रिलेटेड है। तो मार्शल लॉ का सिर्फ डिसीजन कौन ले सकता है? हमारे पार्लियामेंट ही ले सकती है, क्योंकि स्टेट थोड़ी ना डिसाइड करेगा कोई भी पर्टिकुलर कि मार्शल लॉ का कैसे होगा। आर्टिकल 35 है क्या है? अब हट गया है। पहले किसको देता था? स्पेशल पावर देता था जम्मू एंड कश्मीर को थ्रू आर्टिकल 35 है एंड आर्टिकल 370। किससे हट गया ये? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। अब आप सोचो कि क्या था ये? एक फंडामेंटल राइट्स में था ये, फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से कैसे हट सकता है? तो इसमें क्या लूप होल था कि जब इनिशियली एग्जीक्यूट हुआ था 1954 में, तो तब भी ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके नहीं लाया गया था। तब भी ये किससे आया था? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। तो जब अब हटा तो ये कहा कि इनिशियली प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है तो उसको हटाने के लिए भी क्या चाहिए? सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर चाहिए। तो ये 2019 में हटा दिया गया। अगस्त 2019 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आर्टिकल 35 के अंदर जो स्पेशल प्रिविलेजेस थे जम्मू एंड कश्मीर को, वो हटा दिए गए। थैंक यू। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इन PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे आपको ये PDF मिलेंगे। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स ऐसा टॉपिक है, ये और ज़्यादा तभी समझ में आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। आपको सारे सब पार्ट्स देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें सिर्फ आप मेजर आर्टिकल उनके जो 1-2 सब पार्ट्स हैं उन्हीं को देखें 2-5 बार। लेकिन आप जब उन सब पार्ट्स को अगर आप रिवाइज करेंगे तो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको इजीली कर पाएंगे। वरना जो ज़्यादातर क्वेश्चन है जब हम करवाएंगे तो आपको दिखाएंगे वो किससे आते हैं, डायरेक्ट आर्टिकल से रिलेटेड ही आएगा कि सीधा जो मेन आर्टिकल है उसके क्या सोर्स है, उसके अंदर यही पूछे हुए हैं ज़्यादातर जो एग्जाम्स हैं उनमें। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा डिटेल में हमारे नोट्स 1-2 बार और रिवाइज करते हैं, क्लास एक बार और रिवाइज करते हैं, तो क्योंकि फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उम्मीद करते हैं सारे हो जाएंगे आपसे। धन्यवाद।